डियर फिजिक्स लविंग फ्रेंड्स, मैं रितेश सिंह ज्विटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्विटर टेस्ट सीरीज 13 के फिजिक्स पेपर का डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है वो क्वेश्चन नंबर 20 है। और लीनियरली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave given as E equal to E naught I cos kz minus omega t is incident normally on a perfectly reflecting infinite wall at z equal to A. Assuming that the material of the wall is optically inactive, the reflected wave will be given by. तो अब आप ये देखो कि जो आपका इंसिडेंट वेव है उस वेव की इक्वेशन kz माइनस ओमेगा टी, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में चलते हुए किसी वेव की इक्वेशन kz माइनस ओमेगा टी है तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए वेव की इक्वेशन kz प्लस ओमेगा टी, मतलब आप इस माइनस को रिप्लेस कर दोगे प्लस से तो आपको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए वेव की इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहां पर आप देखोगे तो इसका ऑप्शन नंबर है सेकेंड, ई आर इक्वल टू ई नॉट आई कॉस के जेड प्लस ओमेगा टी। मतलब अगर कोई भी वेव, अगर मान लो आपके पास एक ट्रेवलिंग वेव है, उस वेव की इक्वेशन टी माइनस एक्स बाई वी के फॉर्म में लिखी हो या फिर के एक्स माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में लिखी हो या फिर आपके पास, तो इसको अगर आप देखो तो ये आपको अगर इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन की ये इक्वेशन है तो उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगी, टी प्लस एक्स बाई वी के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी या फिर आपको के एक्स प्लस ओमेगा टी के फॉर्म में मिलेगी। अगर इक्वेशन आपका ओमेगा टी माइनस के एक्स के फॉर्म में लिखी है तो उस केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हम लोग जब वेव मोशन पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात को डिस्कस करते हैं कि जो वेव की इक्वेशंस होती हैं अगर एक डायरेक्शन में इधर है इस तरीके से अगर है के एक्स माइनस ओमेगा टी तो दूसरे डायरेक्शन की क्या होगी, तो वो हो जाएगी के एक्स प्लस ओमेगा टी। अगला क्वेश्चन है, अ लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 20 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface at a normal incidence. If the surface has an area of 30 centimeter square, the total momentum delivered for the complete absorption during 30 minutes is. अब देखो यहां पर ये आपको इंटेंसिटी के बारे में बात की जा रही है कि 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर एनर्जी फ्लक्स आपका ये है, तो इंटेंसिटी ऑफ वेव की बात की जा रही है। तो अगर हमें यहां से देखें कि मोमेंटम कितना टोटल मोमेंटम डिलीवर, तो भाई जब अगर आपका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है तो मोमेंटम P इक्वल टू होता है U बाई सी, और U क्या है आपकी टोटल एनर्जी डिलीवर्ड डिवाइड बाई स्पीड ऑफ द लाइट। तो हमें P कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के लिए तो P इक्वल टू, अब देखो बेटा यहां पर आपको इंटेंसिटी दी गई है और ये वॉट है तो इस वॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल पर सेकेंड की यूनिट भी होती है ये, तो हम देखो ऐसे लिख देते हैं 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इंटेंसिटी। और कितने सरफेस एरिया पे पड़ रहा है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ये कर दिया। अच्छा इसमें देखो सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, यूनिट किस में आएगी वॉट में, लेकिन ऊपर होती है एनर्जी जूल में, तो वॉट क्या है जूल पर सेकेंड। तो आपको बताया गया ना कि 30 मिनट्स तक ये चीजें हो रही हैं, तो 30 इंटू 60 कर दे तो ये सेकेंड में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आप देख लो कि ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 6 है, तो मल्टीप्लाई कर लो 108 आ जाएगा ऊपर 108 इंटू 10 की पावर, देखो यहां से देखो ये 2 का मल्टीप्लाई 3 का, 3 इंटू 2 6, 6 और 6 36, 36 इंटू 3 108 इंटू 10 की पावर, यहां से एक पावर मिलेगी, यहां से एक पावर 2 मिले
यहाँ से 3 और यहाँ से 4, 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 36 आ जाएगा इंटू 10 की पावर -4। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड 36 इंटू 10 की पावर -4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन आप देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी produced by the radiations coming from 100-watt bulb at 3 meter distance is E। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जा रही है, ये वेव की इंटेंसिटी नहीं है, ये केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जनरली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई भी बोलते हैं, ई के सिंबल से दिखाते हैं, और इसका नाम हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, और इसे हम लोग कभी कभी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोला जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां पर ये वेव की इंटेंसिटी नहीं है, एनर्जी क्रॉसेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ये नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम 100-watt बल्ब एट 3 मीटर डिस्टेंस इज ई। The electric field intensity produced by the radiations coming from 50-watt bulb at the same distance। अब देखिए, पहले हम लोग इंटेंसिटी का और पावर के साथ कुछ रिलेशन की बात करेंगे। हमें मालूम है कि इंटेंसिटी जो होता है आई, वेव इंटेंसिटी आई इक्वल टू एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो U बाई डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम को हम पावर लिख सकते हैं, पावर अपॉन ए। अच्छा, इंटेंसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में अगर हम बात करें तो आपकी इंटेंसिटी होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट बाई आर। अब देखो, मैंने ई नॉट बाई आर क्यों लिखा, उसका रीजन ये है कि हमारा जो बल्ब है वो एक पॉइंट सोर्स है, और पॉइंट सोर्स मतलब स्फेरिकल सोर्स है। अब स्फेरिकल सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, वो जो मैग्नीट्यूड या उसका एम्पलीट्यूड है प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। तो अगर हम लोग जो बात करते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला याद करो, हम लोग जब लिखते हैं E या इंटेंसिटी I इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, इसमें हम लोग जो ये ई नॉट लेते हैं वो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैग्नीट्यूड होता है ये। तो अब हमारे पास चूंकि बल्ब है, तो जो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, इंटेंसिटी उसकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर आप एक स्फेरिकल वेव है, सिलेंड्रिकल वेव है, तो उस केस में उसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा, इंटेंसिटी भी आर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो चलिए, उसको हम लोगों ने ऐसे कर दिया, यहाँ पर इस वाले में ई नॉट की जगह ई नॉट बाई आर का स्क्वायर इंटू सी। अब देखिए, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अब देखो, यहां पर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू सी है, तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है, सब कुछ कांस्टेंट है, उसका एरिया कांस्टेंट है, आर 3 मीटर की डिस्टेंस पे है, ये कांस्टेंट। मैंने इस आर के टर्म का क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस दी गई है 3 मीटर की डिस्टेंस। अब अगर मान लो कि सेम यही चीज के क्वेश्चन में सेम डिस्टेंस की जगह पर डिस्टेंस बदल देता, तो उस केस में हमारा ये आर काम का हो जाता। अब हम उस आर के अकॉर्डिंग अपना काम करते। क्लियर, क्योंकि बल्ब एक स्फेरिकल सोर्स होता है, और स्फेरिकल सोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, जो एम्पलीट्यूड है, वो 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। तो अब देखो, यहां से अगर हम बात करें तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई नॉट प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। सब कुछ कांस्टेंट है, एक साथ कर लेंगे तो अंडर रूट टी, या हम सिंपली बोल सकते हैं कि ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। अब देखो, जब 100 वाट का बल्ब था तो इंटेंसिटी ई थी। अब मान लो कि अब 50 वाट का बल्ब है, तो इंटेंसिटी हम लोगों ने उसको पूछा जा रहा है कि कितनी होगी। तो मान लो कि 50 वाट के बल्ब पर इंटेंसिटी है ई डैश, और 100 वाट पर इसकी थी ई, तो ई डैश अपॉन ई इक्वल टू अंडर रूट 50/100।
और जब सॉल्व कर लेंगे तो 1/2। तो भाई यहां से हम देख रहे हैं ई डैश इक्वल टू E/√2। तो आपका आंसर होगा E/√2। क्वेश्चन नंबर 23। If E and B represents the electric and magnetic field vectors of the electromagnetic wave, the direction of propagation of electromagnetic wave is along। बेटा ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव जो होता है वो क्या होता है, जो लाइट मान लो जिस वेव डायरेक्शन में जाती है वो डायरेक्शन अगर मान लो कि आपकी ये है और इसमें लाइट जा रही है सी की स्पीड से, तो डायरेक्शन ऑफ सी इज कहां से हमें मिलेगा, वो होता है ई क्रॉस बी से। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपनी उंगलियों को कर्ल करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाइए, अंगूठा जिधर इंडिकेट करेगा प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसी डायरेक्शन में होगा। तो ई क्रॉस बी से हम लोग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। 24 the ratio of contribution made by the electric field and the magnetic field component to the intensity of EM wave। इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव का जो कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, बेटा आप याद करो कि जब हम लोग इंटेंसिटी एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं यू, तो ये एनर्जी डेंसिटी यू ई प्लस यू बी के बराबर होता है। मैग्नेटिक फील्ड का कितना एनर्जी कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना कंपोनेंट है उसके बराबर। और ये वाला जब हम लोग काम करते थे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। और हम लोग इन चीजों को यूज करके कि ई नॉट इक्वल टू सी बी नॉट एंड सी इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों कंसेप्ट को यूज करके जब हम देखते थे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में इक्वल होता था। तो वो जो एनर्जी डेंसिटी आती थी वो क्या आती थी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, या फिर इसको बोलते थे 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। इसका मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन है। अब एनर्जी आपका डेंसिटी मालूम हो गया तो इसमें एनर्जी निकालना है तो डीवी से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद तो फिर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कर लेंगे तो हमारे पास इंटेंसिटी आ जाएगी। कुल मिला के इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी का आधा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलता है और आधा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड से मिलता है। तो उस केस में हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड 1:1 के रेशियो में होता है। 24 25 An EM wave radiates outwards from the dipole antenna with E naught as the amplitude of its electric field vector। The electric field E naught, which transports significant energy from the source, falls off as। अब देखो सिंपल सी बात है, एक कंसेप्ट की बात की जा रही है कि अब देखो डाइपोल एंटीना जो आपका होता है, मान लो कि आपके पास ये इस तरह से एक सिस्टम है, ये आपका ये रिसीवर, यहाँ पर हम लोग जो एंटीना ऐसे लगाते हैं, आपने इसमें देखा होगा कि इस पॉइंट से ऐसे जो एंटीना लगा होता है यहाँ पर, ऐसे आप टीवी वाला एंटीना की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह से जो लगा होता है, आप यहाँ देखते हो डब्बा लगा होता है, यहाँ से आपके पास वेव्स ऐसे प्रोपगेट होती है, यहाँ से वेव्स आप इस तरीके से प्रोपगेट करते हो। तो भाई ये एक पॉइंट सोर्स ही, और ये डाइपोल एंटीना आपका जो होता है वो पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करता है। अब पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करता है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एम्पलीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r। अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने बात की थी, क्वेश्चन नंबर शायद था वो 22 में भी हम लोगों ने बात की थी। तो इस तरह से आप ई प्रोपोर्शनल टू 1/r, और वही पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड 25। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, द एवरेज वोल्टेज ऑफ द गिवन वेव फॉर्म इज। आप पहले इस गिवन वेव फॉर्म का टाइम पीरियड देखो कितना है, तो 0 से आपका 4 सेकेंड तक, यहाँ के बाद ये वेव रिपीट हो रही है, और जब ये वेव यहाँ के बाद रिपीट हो रही है तो आप देखिए एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो एरिया अंडर द कर्व, तो ये वाला एरिया हम लोग निकाल लें, और ये एक ट्रायंगल है, और यहाँ पर ये एरिया निकाल दें, ये एक रेक्टेंगल है, तो बस एरिया ट्रायंगल का कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस क्या है 2 सेकेंड इंटू हाइट क्या है 10, ये आ गया, अब माइनस
माइनस क्या हो जाएगा ये 1/2 इंटू बेस इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू 10, ये तो आपका ये एरिया हो गया, माइनस यहाँ पर क्या है 4 इंटू 2, ठीक है। और आप इसको देख लो कि यहां से क्या आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व ये आ जाएगा 10 और माइनस ये आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा तो आपका 2। तो एरिया अंडर द कर्व हमने निकाल दिया 2, और इसके बाद इसमें आप देखो कि यहां से लेके यहां तक का क्या है, कितना टाइम है, और ये टाइम आपका है 4। ये टाइम कितना है 4। तो आप इसमें जो एवरेज वोल्टेज होगा वी एवरेज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, टोटल आपका एरिया कितना है 2 और बाई 4, और ये आ जाएगा आपका 1/2 वोल्ट। और यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, और ये आपको 1/2 वोल्ट इसका आंसर होगा, और यहाँ पर कोई ऑप्शन प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो ये 1/2 होना चाहिए था, ये 2 वोल्ट वहां लिखा हुआ है। तो ऑप्शन तो ये थर्ड ही है, लेकिन ये 1/2 लिखना चाहिए था वहां, ये 2 हो गया है, ठीक। हमें लग रहा है कि पेपर में भी आपके ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इस वाली चीज को थोड़ा सा भी मैं करेक्ट करा दूंगा, ठीक है। तो इसको देख लो कि भाई आपको अगर बात करनी है एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू क्या होती है, एरिया अंडर द कर्व निकाल दें, फिर डिवाइड बाई टोटल टाइम इंटरवल। तो आपका एरिया अंडर द कर्व कितना होगा, ये ट्रायंगल है पॉजिटिव में, ये रेक्टेंगल निगेटिव में, तो कितना हो जाएगा आप देख लो फिर से। ये आपके पास एक ट्रायंगल का एरिया है 1/2 इंटू बेस 2 है इंटू हाइट 10 है, और माइनस आपका क्या है ये वाला एरिया, नीचे वाला एरिया चूंकि निगेटिव है तो -4 इंटू 2 तो -8 आ जाएगा, और प्लस ये 10 हो जाएगा, तो 2 आपके पास यहाँ पर तो एरिया आ गया। और एरिया डिवाइडेड बाई हम लोग क्या करते हैं टोटल टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल आपका 4 सेकेंड है, तो उस केस में आपका आंसर आ जाएगा 1/2 वोल्ट, और आंसर यहाँ पर थर्ड होगा 1/2। आंसर 1/2 नहीं, वहां पे 2 दिखा था, उसको हम करेक्ट करा देंगे, ठीक है। 27 in a single phase AC circuit, applied voltage is V equal to 220 root 2 sine 100 pi t. The time taken to reach its RMS value for the second time will be। बस सिंपल सी बात आप देखो कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक वेव है, ये एक एसी सप्लाई का वोल्टेज है ऐसे, ठीक। अब अगर हम इसके आरएमएस वैल्यू की बात करें, तो आरएमएस वैल्यू ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू कहीं यहां पर होगी। पहली बार यहां इस टाइम पर आरएमएस मिला, दूसरी बार इसको इस टाइम पर मिला, ठीक। इस वोल्टेज की इक्वेशन को देख के आपको ये बात तो समझ में आ रहा है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा, इसका टाइम पीरियड, क्योंकि इसका ओमेगा क्या है, ओमेगा इक्वल टू 100 पाई, तो t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो 1/50 सेकेंड, ठीक है। और 1/50 सेकेंड मतलब यहां से इसको यहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लगेगा 1/50 सेकेंड। तो यहां पर कितना होगा 1/100 सेकेंड, उसका हाफ, ठीक है। अब हमको इस वाले टाइम पर देखो, ये वाला टाइम यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है V0, और यहां इसकी आरएमएस वैल्यू VRMS, और आरएमएस वैल्यू आपको दो बार मिल रहा है, एक यहां पर इस T1 टाइम में, और एक बार यहां पे मिल रहा है T2 टाइम में। तो सबसे पहले तो हम इस T1 टाइम को कैलकुलेट करेंगे। क्यों कैलकुलेट करेंगे, उसका रीजन है क्योंकि जीरो से आरएमएस तक जाने में जितना टाइम लगेगा, आरएमएस से जीरो आने में फिर से उतना ही टाइम लगेगा। हमको यहां का ये टाइम पता है, हमको ये वाला टाइम क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो हमें इतना टाइम इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब हम T2 पे पहुंचेंगे। इसका मतलब जो ये T2 है वो T2 कुछ और नहीं है 1/100 माइनस T1 है, क्योंकि जीरो से आरएमएस तक जाने का टाइम T1 है, तो आरएमएस से जीरो आने का टाइम भी T1 ही होगा। तो 1/100 माइनस T1 करेंगे तो T2 निकला है, तो पहले T1 निकाल लिया जाए,
और T1 कैसे निकलेगा इसको देख लेते हैं। बस आपको आरएमएस वैल्यू कितनी है 220√2, तो यहाँ पे रख दीजिए 220 इक्वल टू 220√2 साइन 100 पाई टी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो उस केस में क्या आ जाएगा, साइन 100 पाई टी इक्वल टू 1/√2 और ये हो जाएगा साइन पाई/4, 1/√2 45 डिग्री पर। तो यहां से क्या आ जाएगा 100 पाई टी इक्वल टू पाई/4 और बेटा यहां से पाई कैंसिल, टी या T1, इसको हमने T1 मान लिया कि T1 टाइम पर ये बात कर रहे हैं, तो T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/400 सेकेंड। इसका मतलब आपका T1 पता चल गया 1/400 सेकेंड, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/100 माइनस 1/400, तो एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 400, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप देख लो 3/400 सेकेंड। T2 इक्वल टू 3/400 सेकेंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 3/400 सेकेंड। 28 इन अ सिंगल फेज एसी सर्किट एवरेज पावर डिसिपेटेड इज 0 वाट। एवरेज पावर जो है 0 है, इसका मतलब अगर पावर आपका एवरेज पावर 0 है तो सर्किट या तो प्योरली इंडक्टिव होगी या तो प्योरली कैपेसिटिव होगी। ठीक है, तो द नेचर ऑफ द सर्किट प्योरली रेजिस्टिव नहीं, प्योरली कैपेसिटिव ओनली लिखा है, प्योरली कैपेसिटिव हो भी सकता है, प्योरली कैपेसिटिव नहीं भी हो सकता है। एवरेज पावर 0 दो केस में होता है, या तो सर्किट आपकी प्योरली कैपेसिटिव हो या प्योरली इंडक्टिव। ठीक है, तो भाई प्योरली कैपेसिटिव ओनली ये भी नहीं, प्योरली इंडक्टिव ओनली नहीं, मे बी प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव ये हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। In single phase AC circuit, the current is found to be I equal to 100 cos omega t plus 2 ये 10 cos omega t plus 20 cos 3 omega t. The time period of I will be. अब देखो बेटा यहाँ पर एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी I जो है वो दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज का एडिशन है, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग, दोनों के दोनों टाइम पीरियड भी अलग अलग होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि मान लो कि ये आपका ये I है, I इक्वल टू हमने लिखा 10 cos omega t plus 20 cos 3 omega t। अब 10 cos omega t इसका टाइम पीरियड अगर हम बात करें T1 तो होता है 2 पाई बाई ओमेगा, और अगर हम इसका टाइम पीरियड की बात करें T2 तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 ओमेगा सेकेंड। ठीक है, अब आपके पास दो पीरियोडिक फंक्शंस को ऐड किया गया तो रिजल्टेंट पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा वो डिसाइड होगा कि T1/T2 रेशनल होता है कि नहीं। तो अगर T1/T2 देखा जाए, T1/T2 2 पाई बाई ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई 3 ओमेगा, और ये आपको एक रेशनल नंबर मिल रहा है। इसका मतलब जो इसका कॉम्बिनेशन है दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वेव का या अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो कॉम्बिनेशन है वो आई वो आपका पीरियोडिक होगा। रेशनल नंबर अगर है तो पीरियोडिक होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा तो ये पीरियोडिक होगा ही नहीं, तो टाइम पीरियड की बात हम कर ही नहीं सकते। तो अब इसका मतलब है कि ये रेशनल नंबर है, पीरियोडिक है, और जब पीरियोडिक होता है तो उसका टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम पीरियड इसका क्या होता है एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। इसका मतलब LCM of 2 पाई बाई ओमेगा एंड 2 पाई बाई 3 ओमेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है, और जब फ्रैक्शन के एलसीएम की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो ये 2 पाई और 2 पाई ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई, और ओमेगा और 3 ओमेगा का एचसीएफ लेंगे तो ये क्या होगा ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा सेकेंड आपका आंसर होगा। इन सिंगल फेज series RLC circuit, the voltage across capacitor and inductor are found to be maximum and equal. The power factor of the circuit will be.
अब बेटा जब सर्किट में रेजोनेंस होता है तो उस केस में आपके पास सर्किट की करंट मैक्सिमम होती है, और सर्किट की करंट अगर मैक्सिमम है तो उस केस में आपके कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज मैक्सिमम होता है और इक्वल होता है। इसका मतलब रेजोनेंस की कंडीशन को इनडायरेक्ट वे में उन्होंने वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड इंडक्टर के माध्यम से बताया है। तो इसका मतलब रेजोनेंस के केस में पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी क्या होगा, 1। In a single phase series RLC circuit, R equal to 10 ohm, L equal to 0.1 Henry and C equal to 8 microfarad. The bandwidth in radian per second. तो bandwidth delta omega equal to क्या होगा, R by L। R की वैल्यू 10 और L की वैल्यू 0.1 और ये क्या हो जाएगा 100 रेडियन पर सेकेंड। आंसर नंबर 2। In question number 31, if the resonance frequency omega not equal to 1118 radian per second, then the upper and lower limit frequency will be। upper and lower limit frequency मतलब आपके पास ओमेगा 2 बोला जा रहा है, तो ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा बाई 2। अब बेटा ओमेगा नॉट 1118 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई 2 मतलब डेल्टा ओमेगा अभी आपने निकाला, ऊपर देखो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आई थी 100, तो डेल्टा ओमेगा बाई 2 50 हो जाएगा और इसको ऐड कर देंगे तो 1168 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। और ओमेगा 1 की बात करें तो ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा बाई 2 और ये हो जाएगा 1118 माइनस 50 तो 1068 रेडियन पर सेकेंड। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। इन क्वेश्चन नंबर 31, द क्वालिटी फैक्टर एट रेजोनेंस विल बी। तो क्वालिटी फैक्टर का बेटा कई फॉर्मूला होता है, आप चाहो तो इससे निकाल दो 1/r अंडर रूट L बाई सी। तो R, L और C की वैल्यू देखो 31 में दी गई थी, 31 क्वेश्चन में R, L और C तीनों की वैल्यू दी गई है, तो आप चाहो तो इससे आप निकालो। लेकिन इसी चीज को हम लोगों ने ऐसे भी देखा था कि अगर आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पता है और आपको अपना बैंडविड्थ पता है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ करते हैं तब भी रिजल्ट आपको वही मिलता है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है 1118 और बैंडविड्थ मालूम है कितनी 100, तो आपका क्या हो जाएगा 11.18 क्वालिटी फैक्टर। आंसर नंबर 2। In a single phase transformer, if hysteresis loss and eddy current loss are 40 watt and 60 watt respectively at 50 hertz, the hysteresis and eddy current loss at 60 hertz will be। 60 hertz पर क्या होगा, 50 hertz पर हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस इतना है तो 60 हर्ट्ज पे क्या होगा। तो इतना याद रखना बेटा कि हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर बाकी और सबको चीजें कांस्टेंट कर दी जाए तो केवल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, और हिस्टेरेसिस के बाद एडी करंट लॉस जो होता है प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। ठीक, तो आप देख लो पहले आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी थी, हमको नया हिस्टेरेसिस लॉस पूछा जा रहा है तो PH2 अपॉन PH1 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी F2 अपॉन F1। F2 क्या है, बाद वाली फ्रीक्वेंसी 60, पहले वाली क्या है 50, और PH2 निकालना है, PH1 की वैल्यू मालूम है तो PH2 अपॉन PH1 आपको कितना दिया है 40, तो सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस। हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6/5 इंटू 40, तो आप देख लेना कि इसमें कितना आंसर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 6/5, यहाँ से हम लोग बात करें 6/5 इंटू 40 इक्वल टू PH2, तो 5 8 6 48 48 आ जाएगा। तो आपका PH2 की वैल्यू 48 वाट होगा। ठीक है, और सेम एडी करंट लॉस की बात करें तो PE2 अपॉन PE1 इक्वल टू F2 का स्क्वायर अपॉन F1 का स्क्वायर। F2 है
60 का स्क्वायर अपॉन F1, 50 का स्क्वायर, 3600 अपॉन 2500, सॉल्व कैंसिल कर दिया तो 36 अपॉन 25 और PE2 निकालना है हमें, तो PE2 इक्वल टू 36 अपॉन 25 इंटू PE1, और PE1 की वैल्यू है 60, तो सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 86.4 वाट। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। और रेडियो सेट ऑपरेट 6 वोल्ट डीसी, एक रेडियो सेट है जो 6 वोल्ट डीसी पर काम करेगा। बोला जा रहा है कि रेडियो सेट है 6 वोल्ट डीसी पर काम करेगा। अ ट्रांसफार्मर विथ 18 टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, 18 टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, इसका मतलब वो क्या दिया जा रहा है आपके पास, N2 सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स की बात की जा रही है, वो आपको क्या मिला, आपको क्या मिला, N2 कितना है 18, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 18। ठीक, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्राइमरी साइड का वोल्टेज है 220 वोल्ट एसी, इज यूज्ड टू स्टेप डाउन द इनपुट 220 वोल्ट, दिस एसी EMF is then rectified by the another circuit to give the 6 वोल्ट डी सप्लाई। इसका मतलब पहले आपने 220 वोल्ट AC को कन्वर्ट किया 6 वोल्ट AC में, और यहीं पर आपने ट्रांसफार्मर को यूज किया, इसके बाद आपने रेक्टिफायर यूज करके DC को AC को DC में कन्वर्ट करके और रेडियो को आपने इनपुट दिया। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये क्या होगा, प्राइमरी साइड का वोल्टेज E1 और ये क्या होगा सेकेंडरी साइड का वोल्टेज E2। तो E1 पता है और E2 पता है, N1 नहीं पता है हमें और N2 पता कर दिया गया है। तो E1 कितना है 220 और ये क्या है 6 इक्वल टू N1 अपॉन N2 कितना है 18, सॉल्व कर लेंगे 6 3 तो 6, यहाँ से 660 टर्न्स आ जाएंगे किसका, N1 की वैल्यू 660 नंबर ऑफ टर्न्स N1। अगला क्वेश्चन सेक्शन बी, अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, फेराडे ने यही बात की थी कि जैसे फेराडे ने जो बात की कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कहीं चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो सेम उसी तरीके से अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। तो मैक्सवेल का जो स्टेटमेंट था कि अगर आपका कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय चेंज मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज से तो मैग्नेटिक फील्ड आते ही है, एज वेल एज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप दोनों से आप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हो, तो बोथ ऑफ देम इसका आंसर होगा। आंसर की में आपका वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आंसर था, वो प्रिंट हो गया था, तो आपका आंसर है बोथ ऑफ देम। 36 37, a compass needle is placed in the gap of the parallel plate capacitor, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक कंपस निडल, द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू अ रेजिस्टेंस। इसका मतलब कैपेसिटर और बैटरी के साथ ये सर्किट बन गई है किसकी, आरसी टाइप की एक सर्किट बन गई है ये। ठीक, उस आरसी सर्किट के बीच में हम लोगों ने एक कंपस निडल रख दिया, तो कंपस निडल डज नॉट डिफ्लेक्ट, नहीं, जैसे ही आपने बैटरी से कैपेसिटर को कनेक्ट किया तो यहां से आपकी सप्लाई जानी शुरू होगी और ये चार्ज होना शुरू होगा, धीरे 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 ये चार्ज होगा और ये फुल चार्ज होने में लगभग 3 टाइम कांस्टेंट की का समय लेता है, लगभग 3 टाइम कांस्टेंट मतलब 3, और कैपेसिटर आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है आरसी के बराबर, 3 आरसी के बराबर ये वैल्यू लेगा। टोटल टाइम नियरली, टोटल टाइम कितना लेगा 3 आरसी के बराबर, उससे ज्यादा ही होता है लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि 3 आरसी पर लगभग 99% फुल चार्ज, 99% चार्ज हो जाता है। तो इट डज नॉट डिफ्लेक्ट, नहीं, जब तक ये फुल चार्ज नहीं होगा तब तक उसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द मैग्नेटिक कंपस निडल डज नॉट डिफ्लेक्ट, पहला ऑप्शन नहीं डिफ्लेक्ट करेगा।
डिफ्लेक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड देन बिकम कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। नहीं, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए नहीं। हाँ, ये बात तो ठीक है कि शॉर्ट टाइम के लिए डिफ्लेक्ट करेगा और जब फुल चार्ज हो जाएगा तो उस केस में ये अपना डिफ्लेक्शन इसका खत्म हो जाएगा और ये ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। तो ये ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है, सेकंड नंबर के क्वेश्चन के सेकंड नंबर का ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है। लेकिन और ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, इससे अप्रोप्रिएट कोई ऑप्शन है क्या? द डिफ्लेक्ट्स एंड रिमेन्स डिफ्लेक्टेड एज लॉन्ग एज द बैटरी इज कनेक्टेड। जब तक बैटरी कनेक्टेड रहेगी तब तक वो डिफ्लेक्शन मेंटेन रखेगा। नहीं, एक बार जब फुल चार्ज हो जाएगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड अब नहीं रहेगी, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी तो कंपास नीडल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। तो ये वाला तो आंसर आपका गलत हो गया। अब देखो, डिफ्लेक्ट्स एंड ग्रेजुअली कम्स टू द ओरिजिनल पोजीशन। पहले वाले में देखो, डिफ्लेक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड देन कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, मतलब कि इसके चांस हैं। अब इसको पढ़ लो, डिफ्लेक्ट्स एंड ग्रेजुअली कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इन अ टाइम व्हिच इज लार्ज कंपेयर टू द टाइम कांस्टेंट। हाँ बेटा, टाइम कांस्टेंट आपका होता है आरसी और एक टाइम कांस्टेंट, और लगभग अपने टाइम कांस्टेंट के 3 गुने टाइम कांस्टेंट पर जाके ये कैपेसिटर फुल चार्ज होता है। इसका मतलब जब आपका डिफ्लेक्ट्स एंड ग्रेजुअली कम टू द ओरिजिनल पोजीशन इन अ टाइम विच इज लार्ज, डिफ्लेक्ट करेगा और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, लेकिन अपने टाइम कांस्टेंट से काफी बड़े समय के बाद ये वापस आएगा, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल पर वापस नहीं आएगा। अब वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल का मतलब ये ना सोचना कि वेरी शॉर्ट इंटरवल इस वाले टाइम से काफी छोटा है, नहीं भाई, ये टाइम कांस्टेंट खुद ही बहुत छोटा होता है और 3 गुना भी बहुत काफी छोटा होता है। लेकिन अगर हम टाइम कांस्टेंट के कंपेयर में बात करें तो हाँ, 3 टाउ इज ग्रेटर देन टाउ। तो एक टाइम कांस्टेंट को हम टाउ बोलते हैं, और जब फुली चार्ज होता है तो 3 टाउ पर होता है लगभग। तो 3 टाउ पर हो रहा है, इसका मतलब है कि वो 3 टाउ के बाद क्या होगा, ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। यही बात यहाँ पे बोली जा रही है, डिफ्लेक्ट एंड ग्रेजुअली कम टू द ओरिजिनल पोजीशन इन अ टाइम विच इज लार्ज कंपेयर टू द टाइम कांस्टेंट। तो हम लोग का अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो 4 होगा। अगर फोर्थ नहीं होता तो हम सेकंड को ऑप्शन बोल सकते थे, लेकिन फोर्थ में उन्होंने और क्लियर कर दिया कि जो कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट है आरसी, उस आरसी के 3 गुने टाइम पर जाके तो आपका कैपेसिटर फुली चार्ज होगा। तो एक टाइम कांस्टेंट पर ही वापस नहीं आएगा, एक टाइम कांस्टेंट से ज्यादा समय लेगा, लगभग 3 गुना टाइम कांस्टेंट लेने के समय के बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगा। अब डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इज, डायमेंशन आप याद करो कि सी स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो डायमेंशन सी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, तो एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, 38 39। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्टैटिक चार्ज से केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, मूविंग चार्ज से केवल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एंड एक्सिलरेटिंग चार्ज, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक्सिलरेट कर रहा है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो ई एंड बी दोनों किससे बनेगा, एक्सिलरेटिंग चार्ज से। इसका ऑप्शन होगा थर्ड। 40. Electromagnetic wave going through the vacuum is described by E equal to E naught sin kx minus omega t and B equal to B naught sin kx minus omega t। अब इसमें से देखना है कि 4 ऑप्शंस कौन से हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन चारों ऑप्शंस में देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड के मैक्सिमम वैल्यू के बीच में कुछ रिलेशन है। ठीक है, तो हमको ये बात तो पता है ना कि E नॉट इक्वल टू सी बी नॉट होता है, ये रिलेशन पता है। अब सी क्या है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट की स्पीड, और वेव नंबर के साथ इसका रिलेशन क्या होता है, ओमेगा बाई वी, के इक्वल टू ओमेगा बाई वी या ओमेगा बाई, अब चूंकि लाइट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वी की जगह पर क्या यूज करेंगे, सी। तो यहां पर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई के, और इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो ई नॉट इक्वल टू ओमेगा बाई के बी नॉट, और यहां पर ओमेगा बी नॉट इक्वल टू के ई नॉट। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ई नॉट के इक्वल टू ओमेगा नॉट बी नॉट ओमेगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन। An electric field E and a magnetic field B exist in the space.
द फील्ड आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में, कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है दो वेव्स हमारी सुपर इम्पोज करके एक जो रिजल्टेंट देती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का सुपरपोजिशन ही है। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब 90 डिग्री पर होंगी तभी सुपर इम्पोज करके एक रिजल्टेंट वेव देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर 90 डिग्री से कम पर भी है तब भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देंगी। हाँ, उसका नेचर, उसकी चीजें इस तरह से, जिस तरह से हम लोग जो परपेंडिकुलर वेव के बारे में बात करते हैं, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करते हैं, उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलेगा, उससे कुछ डिफरेंस मिलेगा, लेकिन हाँ हो सकता है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है। नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पासिंग थ्रू द रीजन, नहीं, ऐसा भी नहीं है। नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास कर सकती है वहां से। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मे बी पासिंग थ्रू द रीजन, ये ऑप्शन सही होगा, मे बी। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सर्टेनली पासिंग थ्रू दैट रीजन, ये भी नहीं है कि पास करेगी ही, ये कंफर्म नहीं है, पास कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मे बी पासिंग थ्रू द रीजन। ठीक है, और डिफरेंट डिपेंड करता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का वेव है। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जनरली हम लोग बात करके अपना काम करते हैं। अगर स्फेरिकल है कि सिलेंड्रिकल है, उसके ऊपर भी ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि आपका वहां पर पास करेगा कि नहीं करेगा। 42, consider the following two statements regarding the linearly polarized plane electromagnetic wave. The electric field and the magnetic field have equal average value. Electric field and magnetic field has equal average value. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की एवरेज वैल्यू इक्वल होती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी एंड द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी हैव इक्वल एवरेज वैल्यू। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हैव इक्वल एवरेज वैल्यू। जाहिर सी बात है कि जब दो वेव्स आपकी साइनसॉइडल वेव है, दोनों साइनसॉइडल वेव की एवरेज वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन पाई, 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन पाई। तो इलेक्ट्रिक आपकी इक्वल एवरेज वैल्यू तो रखेंगे रखेंगे, और उसके साथ साथ क्या रखेंगे, द एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड द मैग्नेटिक एनर्जी हैव इक्वल एवरेज वैल्यू। ये भी आपको भी हमने पिछले वाले पेपर क्वेश्चन में प्रूव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो एनर्जी कंटेंट होता है वो भी इक्वल होता है। तो बोथ ए एंड बी आर द ट्रू। A free electron is placed in a path of a plane electromagnetic wave. एक फ्री इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर दिया गया, रख दिया गया, मतलब रेस्ट में है। द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, स्ट्रेस चार्ज के ऊपर नहीं लगाता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग उसका मोशन नहीं होगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग उसका मोशन होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव, नहीं। इन द प्लेन कंटेनिंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन, नहीं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही रेस्ट चार्ज पर के ऊपर फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड तब फोर्स लगाएगा जब पार्टिकल मोशन में होगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव A plane electromagnetic wave is incident on a material surface. The wave delivers momentum and energy. एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो मटेरियल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करता है, तो वेव डिलीवर्स मोमेंटम पी एंड एनर्जी। ठीक है, अगर कोई वेव है तो उसके पास एनर्जी भी होगी, उसके पास अपना मोमेंटम भी होगा, और जब डिलीवर करेगा तो आपके पास मोमेंटम जब है तो उसके पास भी मोमेंटम जाएगा, उसके पास भी एनर्जी जाएगी, क्योंकि एनर्जी कंटेंट इसके पास होता है, मोमेंटम कंटेंट दोनों होता है वेव के पास। तो आपका पी भी जीरो नहीं होगा और ई भी जीरो नहीं होगा। बोला जा रहा है कि पी जीरो होगा, ई जीरो नहीं होगा, नहीं। पी जीरो नहीं होगा, ई जीरो होगा, ये भी नहीं। पी जीरो नहीं होगा, ई जीरो नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन सही होगा। पी जीरो, ई जीरो, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके पास मोमेंटम है, उसके पास एनर्जी है, तो वह किसी मटेरियल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करेगा, तो अपनी एनर्जी को भी ट्रांसफर करेगा, अपना मोमेंटम भी ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो गया थर्ड। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। किसी को कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई बात हो,
तो आप यहीं पर वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट करते रहिएगा, उसका जवाब एप्रोप्रिएट जो भी होगा उसको हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू।